Hello and welcome to lecture number 79 of electrochemistry, chapter number 5 of inorganic chemistry. बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हमारा अब तक हो चुका है कुछ ऐसी बेसिक बातें जो कुछ पता है जो नहीं पता है। फिलहाल हमारा मोलर कंडक्टिविटी का डिस्कशन आगे तक आ चुका है, जहां पे हमने मोलर कंडक्टिविटी में कोरोल्स लॉ को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। जो भी दो लॉ इन साहब ने बताए हैं हमने अच्छे से पढ़ लिए क्योंकि एग्जाम में जरूरी है। पहला लॉ जो है वो बताता है कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रिस्पेक्टिवली किस तरह से सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, किस तरह से बढ़ती है घटती है। उनके ग्राफ्स देखे हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। दूसरा लॉ उसने बताया था माइग्रेशन का। किसका माइग्रेशन भाई? इंडिपेंडेंट आयंस का माइग्रेशन। अब इंडिपेंडेंट आयंस कब होंगे? इंडिपेंडेंट आयंस तब होंगे जब होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप कह सकते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो उस समय पे हमने देखा कि कैटायंस और अनायंस के लिए, कैटायंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और अनायंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज, तो इस तरह के कुछ कैटायंस और अनायंस के लिए हमने देखा कि छोटे लैम्बडा का इस्तेमाल किया गया था, राइट। छोटे लैम्बडा का इस्तेमाल किया गया था और इसके जो भी नंबर ऑफ मोल से रिस्पेक्टिवली है ना, उनको ऐड करने के बाद हमको पता चलता था टोटल मोलर कंडक्टिविटी। ओके, द कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड बाय द कैटायन एंड द कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड बाय द anion respectively, which was summed up to give the total molar conductivity of a solution at the time of infinite dilution. Okay, so that is the maximum conductivity of any solution. तो ये कुछ सिनेरियो था पिछले लेक्चर का जहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। सो इफ यू हैवंट सीन इट, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर यू शुड सी द प्रीवियस लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 78, ठीक है। तो आज गाइस हम लोग सीखेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में, और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल की कंडक्टिविटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान है, एग्जाम में बहुत कम दफा पूछा गया है, यानी कि अगर कहा जाए पिछले 5 सालों में बस 2 बार आया है ये एग्जाम में, ठीक है। लेकिन सीखना हमारा काम है, हो सकता है इस साल आ जाए। ओके, जिस तरह से एग्जाम्स का चल रहा है आई डोंट थिंक कि आएगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल में सबसे पहले हम उसका कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस, कि वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। कंडक्टिविटी को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस से हमको मिलेगी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी से कंडक्टेंस मिलेगा, फिर मिलेगी कंडक्टिविटी, और फिर हमको मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी। ओके, दैट इज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस 4 थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट till the end using the Wheatstone meter bridge experiment. Wheatstone meter bridge आपको बेसिक तो पता ही होगा, या नाम सुना सा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एक पोटेंशियल डिफरेंस ब्रिज है जहां पे करंट अप्लाई होता है 1-2 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, और 2 रेजिस्टेंसेस लगाए होते हैं। ओके, 2 रेजिस्टेंसेस लगाए होते हैं, उसमें से एक नोन होता है और एक अननोन होता है। क्या होता है? एक नोन होता है और एक अननोन होता है, और पोटेंशियोमीटर की तरह होता है। पोटेंशियोमीटर तो जानते होंगे आप, जहां पे नल पॉइंट हमको प्राप्त होता है, उसी तरह से व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में भी एक नल पॉइंट हमको मिलता है। ओके, एक्चुअली व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, ओके, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमको सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंसेज हैं, जहां पे 2 रेजिस्टेंस को लेने के बाद सर्किट इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और मेनली यहां पे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करने के लिए? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल यहां पे किया है। अब रेजिस्टेंस किसका फाइंड करना है? रेजिस्टेंस किस चीज का फाइंड करना है आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, जैसा कि दिया है। सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल है, और राइट साइड में फिगर 5.3 में कंडक्टिविटी सेल को सीधा सीधा कनेक्ट किया है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल पढ़ लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा रीड कर लो। कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विथ 2 प्लैटिनम प्लेट्स कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक। 2 प्लैटिनम है हमारे पास, इस तरह के कुछ प्लेट्स दिख रहे होंगे आपको। ओके, सॉल्यूशन में इमर्स्ड है,
और इनको कवर किया गया है फ्रंटल साइड से प्लैटिनम ब्लैक से, ठीक है। और अब फिर उसके बाद सेल को डिप किया गया है सॉल्यूशन में जिसका रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है, ओके। और चलो उसमें और कुछ बताने जैसा नहीं, चलो तो देखो ये ग्लास ट्यूब है, इसके बाहर कवरिंग, ओके। ये वायर्स थोड़ी ऊपर निकली हुई हैं इस तरह से, और ये सॉल्यूशन है मेरे पास। तो इस सॉल्यूशन का मेरे को रेजिस्टेंस मेजर करना है, ओके। सो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के साथ। किसके साथ कनेक्ट करेंगे? व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के साथ, ओके। अब होगा क्या, देखो यहां पे सेल कांस्टेंट करके कंसेप्ट है, जैसे कि हमको पता है कि कंडक्टिविटी दी जाती है 1/r इंटू L/A, ओके। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे कि आप लोग रेजिस्टिविटी में आपको पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एरिया बढ़ती है रेजिस्टेंस कम होते जाता है। सो इसको इज इक्वल टू साइन देके रेजिस्टिविटी इंटू L/A ऐसा हम लिखते थे। अब रेजिस्टिविटी को हम लोग लिख सकते हैं 1/K इंटू L/A इज इक्वल टू R। सो मेरा K आ जाएगा 1/R इंटू L/A, राइट या रॉन्ग, है ना? इस तरह से आ रहा है क्या? सो ये है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, यहां से आया है, ओके। जो बेसिक्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिखाया था। तो कंडक्टिविटी के बाद अब जो L/A है, यहां पे जो L/A है इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथ यानी कि क्या, यहां पे इस सीन में अगर वायर में से करंट पास हो रहा है इलेक्ट्रिकली, वो सारे फिजिक्स के कंसेप्ट हो गए। यहां पे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर L आपको जानना है तो L है ये दो प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस और A है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब मेरे को बताओ थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा क्या, या एरिया में कुछ चेंज आएगा क्या, या डीजनरेट होगा, या मेटल कुछ रिड्यूस इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। So it is called as cell constant, okay, and yes, so ऐसा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट इट एज, लेंथ का मीटर है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो मीटर इनवर्स करके आ जाएगा सेल कांस्टेंट का यूनिट। और आगे कुछ क्या दिया है? ओके, ठीक है, चलो अब सीधा सीधा इन्होंने दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। अब सबसे पहले सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे डिटरमाइन? सेल कांस्टेंट को किस तरह से? कुछ इस तरह से। द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग 1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.01 मोलर ऑफ KCl solution. The conductivity of KCl solution is well tabulated at various temperatures. The resistance of KCl solution is measured by Wheatstone bridge. अब KCl solution जो है, ये जो भी रेजिस्टेंस दे रहा है कंडक्टिविटी में, जो भी रेजिस्टेंस दे रहा है, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से। अब देखो क्या हुआ है, AB इज द यूनिफॉर्म वायर, RX इज द वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलो तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। क्या कहा है इन्होंने? AB करके एक आर्म है, वहां पे एक वायर जा रही है और वहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वायर में, और वायर में रेजिस्टेंस का नाम है कुछ इस तरह से, ठीक है, RX, ओके। और यहां पे मेरे पास यहां से कंडक्टिविटी सेल से दो वायर आई हैं जिसको कनेक्ट किया है मैंने, प्लैटिनम वायर्स, ये वाले, ओके। और साथ में यहां पे एक रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, जिसको हमको मेजर करना है, ओके, क्योंकि वो ये वाला यही वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको मेजर करना है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और यहां पे होगा AC करंट हमारा, ओके। और ये उसके बाद D, ये पॉइंट होगा हमारा जहां पे हम लोग रख के नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब होगा क्या यहां पे कि देखो, द कंडक्टिविटी सेल कंटेन्स KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और फिर D इज द करंट डिटेक्टर, ओके, D हियर इट इज द करंट डिटेक्टर। साथ में
द नल पॉइंट इज थस ऑब्टेन्ड एट सी। अब यहां पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कहां पे हमको नल पॉइंट मिलता है। नल पॉइंट यानी कि क्या, जब तुम लोग उस पे रखोगे उस करंट डिटेक्टर को तो जीरो डिटेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से बैलेंस हो गया है। तो तुम लोग कंपेयर कर सकते हो कि ये साइड पे कितना रेजिस्टेंस है, ये साइड पे कितना रेजिस्टेंस है। मतलब क्या, बेसिकली जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना तभी करंट फ्लो होता है। ये बात तो क्लियर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां से यहां पोटेंशियल में डिफरेंस होगा कुछ, तभी करंट फ्लो होगा, राइट। अब यहां पे होता क्या है, जैसे सीसॉ में अगर एक साइड वजन, दोनों साइड वजन सेम हो, ठीक है, और प्रेशर कोई लगाया ना जाए तो सीसॉ सेम रहेगा, है ना, एक इक्वल लेवल पे आ जाएगा। लेवल ऊपर नीचे होगी क्या, नहीं, तो खेल नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, जब दोनों साइड में एक बैलेंस डेवलप हो जाता है ना, तो करंट डिटेक्टर में हमको नल पॉइंट मिलता है, यानी कि जीरो दिखाता है, क्योंकि यहां पे भी सेम है, वहां पे भी सेम है, फ्लो होने के लिए कुछ है नहीं, तो करंट डिटेक्टर में हमको दिखाता है जीरो, दैट इज नल पॉइंट। सो बेसिकली यू कैन कंपेयर कि यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू दोनों सेम है। अब तो कंपेयर करके तीन वैल्यूज नोन होंगी, एक वैल्यू अननोन होंगी, जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस यही लॉजिक है, ओके। बस हमको एक बैलेंसिंग वाला पॉइंट ढूंढना है कि किस रेंज में उसका रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बैलेंस हो रहा है, ओके, करंट को लेकर के। तो यहां पे देख लो, अब अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन प्रिंसिपल कि अगर आर है मेरे पास रेजिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ द वायर यानी कि कहां पे वो नल पॉइंट आया है, और ये दूसरा आर है जो नोन है, और लेंथ ऑफ द वायर वहां की जो है बीसी फिलहाल। तो इस तरह से तुम लोग फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशन में यहां पे एसी दिया है, ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग फाइंड कर सकते हो कि वो वायर की लेंथ, उसको तुम लोग वायर की लेंथ चाहिए, आर तुमको पता नहीं है, ये आर जो है ये वाला तुमने नोन लिया है, और बीसी की लेंथ भी पता है तुमको। सो उस तरह से तुम लोग को आर सॉल्यूशन है ना, आर सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो इन ओहम। सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज अगर 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल था एक, वहां पे अगर समझ में आया होगा तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब हो गया, अब हमको डिटरमाइन करना है सेल कांस्टेंट। उसको कैसे करेंगे भाई, तो सेल कांस्टेंट इज बेसिकली, सेल कांस्टेंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज L by A। सो इस फॉर्मूले से आई कैन राइट इट एज सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K, ओके, दैट इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मैंने कैलकुलेट कर दिया, K मुझे फाइंड आउट करना है। तो कंडक्टिविटी जो है ये, इसकी वैल्यू हमको पता है, किसके लिए, सिर्फ केसीएल सॉल्यूशन के लिए, ओके, केसीएल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये जनरल हमने पकड़ा है, ठीक है, एज अ रेफरेंस पॉइंट है केसीएल सॉल्यूशन, इसकी कंडक्टिविटी हमको पता है, ओके। सो कंडक्टिविटी हमको पता है, रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सेल कांस्टेंट वहां से मिल जाएगा। अब सेल कांस्टेंट हमको मिल गया, ओके, अब सेल कांस्टेंट तो हमको मिल गया, अब मैं इसमें सॉल्यूशन अलग डाल दूंगा तो सेल कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो सेल कांस्टेंट इज बेसिकली लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो द प्लेट्स have nothing to do with the solution immersed in the beaker or solution in the beaker, so it has nothing to do with it। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमको एक मिल गई ना, तो सॉल्यूशन तुम लोग बदल लो, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास रेजिस्टेंस तुम लोग कैसे फाइंड करोगे उस सॉल्यूशन का, वापस इसी मेथड से, व्हीटस्टोन मेथड से, और उसके बाद वहां से तुम लोग सेल कांस्टेंट पता है तो वहां से कंडक्टिविटी मिल सकती है अननोन सॉल्यूशन की, क्योंकि फिलहाल कंडक्टिविटी मेरे को पता है सिर्फ केसीएल सॉल्यूशन की, और मैंने उसकी मदद से सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो हर सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, और मेरे पास रेजिस्टेंस मिल जाएगा फिर से उसी मेथड से, ओके, फिर से उसी मेथड से, यानी कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से, आर अपॉन लेंथ दोनों साइड पे, जिस साइड पे बैलेंस बना हुआ है, ओके, वहां पे, और फिर आई विल गेट इट एज कंडक्टिविटी of the unknown solution which is required. So this is the way to calculate conductivity, cell constant and resistance, all of the three aspects which are considered in a conductivity cell and which are required to calculate any of the numericals given. तो नीचे देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं कंडक्टिविटी पे, उसको तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोड्स क्या है उसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली, कार्बन इलेक्ट्रोड होंगे या तो किसी भी मेटल के 2 इलेक्ट्रोड होंगे, और वो होंगे किसमें, इमर्ज्ड होंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। क्या होंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों इमर्ज्ड होंगे। एक को हम कहेंगे एनोड, एक को हम कहेंगे कैथोड। एक करेगा ऑक्सीडेशन, एक करेगा रिडक्शन, दोनों को मिला के बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, और उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी कि लेन देन चालू रहेगा। ऑक्सीडेशन जब किसी भी चीज का करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन जब किसी भी चीज का करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स को हम देखेंगे लेक्चर नंबर 80 में। ओके, आगे बेसिक और है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में 2 तरह के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक, बाकी अगले लेक्चर में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है केमिकल वाला, जो हो रहा नहीं है, तो तुम लोग उसमें करंट पास करते हो, उस रिएक्शन को फोर्सिबली करवाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या करते हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है, ओके, और वो जरूरी है, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, you by forcibly you put the electrical energy, okay, you transfer the electrical energy from whatever the instrument is into the solution, and the reaction is then done forcibly under that conditions, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिस सेल में ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात, गैल्वेनिक सेल से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, केमिकल रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस वाला, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और उस ट्रांसफर में फ्लो में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो करंट जनरेट होता है, सो दैट करंट इज यूज्ड बाय अस, सो दैट इज अ गैल्वेनिक सेल। इस 2 तरह के सेल को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना बिल्कुल मत भूलना। जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहो, जितना ज्यादा हो सके डाउट पूछो, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को अपने बताओ। ठीक है, तो मिलता हूं लेक्चर नंबर 80 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।